India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। स्थानीय चुनाव में ओबीसी सीटों के आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने दी चुनौती। फैसले को वापस लेने की मांग। सुप्रीम कोर्ट मामले की 19 जनवरी को सुनवाई करेगा। स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण फैसले को चुनौती। इधर वकीलों के मोबाइल फोन से सुनवाई में पेश होना के मामले पर सीजेआई रमन्ना ने जताई नाराजगी। कहा, वर्चुअल सुनवाई में हो रही समस्या, लैपटॉप से करे सुनवाई। नीतीश राणे की अग्रिम जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने की खारिज। राणे पर शिवसेना कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले का आरोप। कर्नाटक के बेदार कोर्ट ने चिकित्सा लापरवाही मामले में 3 डॉक्टरों को ठहराया दोषी। वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के बिना ऑपरेशन में महिला की हुई थी मौत। India Legal presents Courts Roundup. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव पर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 19 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल कोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिकाओं पर पहले ही कह चुका है कि इन सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार की एक याचिका दाखिल की गई, जिससे सुप्रीम कोर्ट से 15 दिसंबर के अपने फैसले को वापस लेने की मांग भी की गई है, जिसमें ओबीसी के सुरक्षित सीट पर सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। जबकि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के मामले में राज्य और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट से 17 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की मांग की थी, जिसमें ओबीसी नोटिफाई की गई सीटों पर चुनाव को सामान्य वर्ग के आधार पर कराया जाने का आदेश दिया गया था। साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने के लिए चुनाव टालने की भी मांग की है। महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। 15 दिसंबर के ओबीसी के लिए 27% आरक्षित सीटों को रद्द करने के फैसले को लेकर ये अर्जी दाखिल की गई है। इसमें फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट मामले की 19 जनवरी को सुनवाई करेगा। केंद्र आदेशों को वापस लेने या संशोधित करने की अर्जी पहले ही दाखिल कर चुका है। गौरतलब है कि 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में 27% ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के अध्यादेश को रद्द कर दिया था। अपने 6 दिसंबर के आदेश में किसी तरह की तब्दीली से इनकार करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयोग अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव करते हुए हफ्ते भर में नई अधिसूचना जारी करें। उस अधिसूचना में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण के प्रावधान को रद्द करते हुए बाकी बची 73% सीटें सामान्य श्रेणी के लिए रखे जाने की नई अधिसूचना 1 हफ्ते में जारी करने का आदेश राज्य चुनाव आयोग को दिया है। 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षित सीटों पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चुनाव में 27% आरक्षण के साथ आगे न बढ़ने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के राज्य सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो अनिवार्य है।
अध्यादेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 27% ओबीसी कोटा आयोग की स्थापना के बिना और स्थानीय सरकार के अनुसार प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में डेटा एकत्र किए बिना लागू नहीं किया जा सकता। सामान्य वर्ग सहित अन्य आरक्षित सीटों के लिए शेष चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस C.T. रवि कुमार की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका में महाराष्ट्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी, जिसने स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी कोटा पेश किया था और इसके परिणाम स्वरूप राज्य चुनाव आयोग द्वारा उसी को प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना अध्यादेश लाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्य प्रदेश मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के मामले के साथ ही होगी। 27 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो इधर फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के पुनर्विस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान के इस मामले पर जस्टिस L. नागेश्वर राय ने एक बार फिर कहा कि इस मामले को गंभीरता से ले। कोर्ट ने कहा, भले ही कोरोना से हम लोग पिछले 2 साल से लड़ रहे हों, इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट के आदेशों का अनुपालन ना हो। इस मामले पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल K.M. नटराज ने कोर्ट के बताया कि राज्यों के द्वारा पुनर्स्थापन के लिए बच्चों को विवरण बाल स्वराज पोर्टल पर नहीं डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि NCPCR और बाल स्वराज पोर्टल पर बच्चों के विवरण को डालने के मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई विवरण नहीं दिया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल ने इस पर बढ़िया काम किया है। जस्टिस राव ने कहा, इसके लिए राज्यों को किशोर न्याय पुलिस इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता है। ये काम ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को सौंपा जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा अक्सर भीख मांगने आदि पर ध्यान दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के मामले पर नीतिगत निर्णय लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। फिर भी राज्य वेब पोर्टल पर जानकारी साझा करने से पहले NCPCR की होने वाली बैठक भी इस पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राज्यों के डीएम को निर्देश दिया है कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA और स्वयंसेवी संगठनों की सहायता को लेकर बिना किसी देरी के फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों की पहचान करें। साथ ही बाल स्वराज पोर्टल पर सभी चरणों में जानकारी भी डालने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि NCPCR राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श कर बच्चों के लिए एक पुनर्वास नीति तैयार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 3 हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा। इसके बाद मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने वकीलों के अपने मोबाइल फोन से वर्चुअल सुनवाई में भाग लेने पर नाखुशी व्यक्त की। मोबाइल से वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने से पीठ के लिए सुनवाई के दौरान वकीलों को सुनना या देखना मुश्किल हो गया है। CJI NV रमन्ना की टिप्पणी है कि ये वकील अपने मोबाइल फोन से पेश होते हैं, सुनवाई के दौरान वो दिखाई नहीं देते। मुझे लगता है कि हमें मोबाइल से पेश होने पर प्रतिबंध लगाना होगा। CJI ने एक वकील से पूछा, समस्या क्या है? अब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हर रोज पेश होते हैं, कम से कम आपके पास डेस्कटॉप तो होगा ही। जब एक दूसरे मामले में भी ये समस्या बनी तो CJI रमन्ना ने वकील से कहा, समस्या ये है कि आप एक नियमित प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, आप अपने कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, पर आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मामले में पेश वकील को संबोधित करते हुए जस्टिस सीमा कोहली ने कहा, आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए। क्या आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, कोई iPad, डेस्कटॉप या लैपटॉप? जब एक और मामले में फिर से यही समस्या आई तो CJI रमन्ना ने टिप्पणी की, ये सुबह से ही हो रहा है, हम 10 मामलों में हुए इसी किस्म के व्यवहार से थक चुके हैं। कृपया समझे, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, आपको समस्या क्या है? आप किसी iPad, लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग क्यों नहीं करते? मैं इस मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले निचली अदालतों के वकीलों को समझ सकता हूं। बेंच के उठने से पहले CJI ने कोर्ट स्टाफ से कहा, आप कृपया वकीलों से डेस्कटॉप या लैपटॉप का इस्तेमाल करने के लिए कहें, ना कि मोबाइल फोन का। हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इधर डिस्कनेक्ट ने
करें और लेकिन उन्हें बताया कि मोबाइल फोन से सुनवाई में समस्या है। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के वर्चुअल मोड में है, वापस आ चुका है। न्यायालय ने 3 जनवरी 2021 से 2 सप्ताह के लिए वर्चुअल मोड के माध्यम से सभी सुनवाई करने का निर्णय लिया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं कक्षा के मूल्यांकन में सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्रों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। दरअसल 14 फरवरी तक जवाब दाखिल करने की मांग की गई है। इधर याचिकाकर्ताओं ने अवैध रूप से पैसे की मांग करने और 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए अनुचित दबाव डालने के लिए स्कूल के खिलाफ जांच का निर्देश देने की मांग की थी। 5 अगस्त 2021 के आदेश में शीर्ष न्यायालय ने सीबीएसई के वकील की प्रस्तुतियां दर्ज की थी। उस बोर्ड के तहत पंजीकृत सभी स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन अंक पिछले 3 वर्षों में उच्चतम औसत और परिणाम द्वारा निर्देशित अंकों को सूचित करने का निर्देश जारी करेगा। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि सीबीएसई द्वारा 1 मई 2021 को मूल्यांकन नीति को अधिसूचित करने के बाद स्कूल में तो बता दें आपको, इसमें अध्यक्ष ने खुले तौर पर छात्रों को अपने स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए कहा और बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए फिर से उत्तर पुस्तिकाएं लिखने का विकल्प भी दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि जिन छात्रों ने इसी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए स्कूल से अनुरोध किया, उस पर सहमति व्यक्त की गई और मांग की गई राशि का भुगतान किया जाए। उन्हें बहुत अच्छे अंक दिए गए, जिसमें प्रवेश लेने से इंकार करने वाले छात्रों के अंक मनमाने ढंग से और अवैध रूप से काटे गए। याचिका में कहा गया कि सीबीएसई ने 29 अक्टूबर 2021 को स्कूल को प्रासंगिक डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद स्कूल ने छात्रों को उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान करने से इंकार किया। वहीं सीबीएसई को स्कूल से वास्तविक रिकॉर्ड एकत्र करने के बाद मूल्यांकन नीति के आधार पर याचिकाकर्ताओं के रिजल्ट की समीक्षा करने और नए सिरे से रिजल्ट घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने अखिलेश यादव के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज कराने और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने कई गंभीर आपराधिक मामलों समेत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नाहिद हसन को यूपी के कैराना से चुनाव टिकट दिया। इसके उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। वहीं समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन का नाम शामली जिले की कैराना सीट के लिए दोबारा घोषित किया है। नाहिद हसन के खिलाफ पहले से ही पुलिस में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सपा प्रत्याशी नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे। शनिवार को हसन कलेक्ट्रेट में अपने नामांकन से संबंधित काम के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने नाहिद हसन को कैराना शामली मार्ग पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अदालत ने हसन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 6 फरवरी 2021 में सपा प्रत्याशी नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 आरोपियों के खिलाफ शामली थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में लगभग 30 दर्जन आरोपियों ने थाने आकर आत्मसमर्पण कर दिया था। पूर्व सांसद तबस्सुम हसन को कोर्ट से पूर्व में अग्रिम जमानत मिली है, जबकि सपा प्रत्याशी नाहिद हसन को वांछित किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और अन्य लोगों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। दरअसल दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व नगर पार्षद आदेश कुमार गुप्ता पर सार्वजनिक भूमि पर अधिनिकृत निर्माण पर अतिक्रमण करने का आरोप है। कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि आदेश कुमार गुप्ता ने अपने सहयोगियों के जरिए निजी कार्यालय के निर्माण के लिए पश्चिम पटेल नगर में अपने खुद के आवास के सामने सार्वजनिक भूमि पर अधिनिकृत अवैध निर्माण कराया है। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सोमवार को एनसीटी
दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, उत्तरी दिल्ली नगर निगम सीईओ और आदेश कुमार गुप्ता से जवाब मांगा है। इस मामले को अगली सुनवाई 18 फरवरी तक होगी। याचिकाकर्ता हेमंत चौधरी ने कोर्ट से नगर पार्षद से तत्काल पूछताछ करने के लिए एलजी और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की है। उनका कहना था कि कथित तौर पर बिल्डर माफिया से जमा किए गए भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के कारण अपनी पावर का दुरुपयोग करके संपत्तियों के साथ निर्माण कार्य में बड़ी राशि का निवेश किया गया है। याचिका में सीईओ बीएसआई यमुना को तत्काल हटाने की मांग की गई है, जिसके जरिए अधिनिकृत अवैध निर्माण पर बिजली कनेक्शन लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि भारत के कानून का पालन करने वाले नागरिक होने के नाते जानबूझकर सत्ता के दुरुपयोग और अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ है। बीजेपी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे की अग्रिम जमानत की अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। नीतीश राणे ने अपने खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। नीतीश राणे के खिलाफ संतोष परब नाम के शख्स ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। वहीं राणे का कहना है कि शिवसेना के इशारे पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राणे का दावा है कि शिकायतकर्ता खुद शिवसेना का कार्यकर्ता है। इस मामले में केस सिंधुदुर्ग में दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र से बीजेपी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नीतीश राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने एक अन्य सह आरोपी मनीष दलवी की अग्रिम जमानत को अनुमति दे दी। नीतीश राणे पर संतोष परब नामक एक व्यक्ति पर कथित तौर पर जानलेवा हमले का आरोप है। इससे पहले नीतीश राणे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंधुदुर्ग जिला सत्र न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी, लेकिन अदालत ने नीतीश राणे को अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। इसके बाद अब नीतीश राणे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दरअसल ये पूरा मामला शिवसेना के एक कार्यकर्ता संतोष परब पर हुई जानलेवा हमले से जुड़ा हुआ है। शिवसेना का आरोप है कि संतोष परब नाम के उसके एक कार्यकर्ता पर नीतीश राणे ने जानलेवा हमला किया था। नीतीश राणे ने शिवसेना द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि जिस समय संतोष परब पर हमला हुआ था उस समय वो मौके पर मौजूद नहीं थे। काकावाली पुलिस ने राणे और अन्यों के खिलाफ दिसंबर 2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 120B के तहत 34 के तहत मामला दर्ज किया है। सिंधुदुर्ग की एक सत्र अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद राणे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राणे के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के आदेश पर 2 हफ्तों की रोक लगाने की भी मांग की थी। नीतीश राणे के वकील नितिन प्रधान ने दलील दी थी कि उन्हें सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनावों में भाग लेने से रोकने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के लिए विशेष लोक अभियोजन सुदीप पासवाला ने राणे को मास्टरमाइंड बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि राणे अब गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। पासवाला ने इस बात पर जोर दिया कि राणे ने अपने करीबी विश्वासपात्र सचिन सतपुते से अपने नंबर से संपर्क नहीं किया, बल्कि अपने सहायक राकेश परब के फोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राणे किराए के गुंडों से जुड़े कम से कम 6 अन्य मामलों में शामिल हैं। इससे पहले सत्र न्यायालय के सामने सरकारी पक्ष की तरफ से दलील पेश करते हुए वकील प्रदीप घरत ने कहा, आरोपी रसूख परिवार से ताल्लुक रखता है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहिए। सरकारी वकील ने नीतीश राणे का मोबाइल जब्त करने की भी मांग उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कर्नाटक के बेदार जिले की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने 3 डॉक्टरों को एक महिला की मौत के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने उस महिला का अस्पताल में वेंटिलेटर सुविधा और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के बिना ही ऑपरेशन किया था। डॉक्टरों को 2 साल के साधारण कारावास और 10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें आईपीसी की धारा 304 सह पठित धारा 34 के तहत अपराधों के लिए 6 महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। अदालत ने एक अन्य अस्पताल के डॉक्टर राजशेखर वीरभद्रपा पाटिल को भी अपराध के संबंध में कोई भी जानकारी देने में विफलता के लिए आईपीसी की धारा 202 के तहत दोषी ठहराया। 6 महीने के साधारण कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने के तहत दंडनीय अपराध की सजा सुनाई। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे 1 महीने का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। दरअसल 12 अक्टूबर 2014 को मृतक संपवती ऑपरेशन के लिए
सुश्रित नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी। आरोपी नंबर 1 से 3 ने अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा की व्यवस्था किए बिना ऑपरेशन कर दिया। साथ ही ऑपरेशन से पहले की प्रक्रियाओं का पालन भी नहीं किया गया। महिला के स्वास्थ्य के बारे में अपने परिवार को भी कोई सूचना नहीं दी गई। इसके बाद आरोपी ने मृतक को नंबर 4 के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया, जिसने आरोपी को उसके लापरवाही पूर्ण कृत्य से बचाने के इरादे से मृतक को भर्ती कराया। उसने अगले दिन शिकायतकर्ता को संपत्ति की मृत्यु की घोषणा दी, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी, जिसके बाद मृतक के भाई ने आरोपी के खिलाफ न्यू टाउन थाना बिदार में शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैकल्टी मेंटर और हॉस्टल वार्डन को पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत दी गई सजा को निलंबित कर दिया। अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लड़की के साथ पॉक्सो मामले की रिपोर्ट करने में उनकी कथित विफलता के कारण उन पर मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने नोट किया था कि ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं हैं, जहां सोच समझकर इस तरह के मामलों को पुलिस को रिपोर्ट न करने पर वास्तविक तरीके से निर्णय लिया जाता है, ताकि लड़की की प्रतिष्ठा को नुकसान न हो। और इस पहलू को और अधिक महत्व मिलता है क्योंकि हॉस्टल वार्डन निश्चित रूप से ऐसी कोई कार्रवाई करने से पहले लड़की के माता पिता के साथ विचार विमर्श करना पसंद किया होगा। घटना की कथित तारीख पर नाबालिग लड़की हॉस्टल से लापता हो गई और जब अन्य लड़कियों की मौजूदगी में गहनता से तलाशी ली गई तो उसे पीटीआई विजेंद्र सिंह के कमरे के अंदर पाया गया। उसके बाद नाबालिग लड़की पर कथित रूप से उन परिस्थितियों का सार लिखने का दबाव बनाया गया था जिसमें वो पीटीआई के कमरे में पाई गई। सदा निलंबन की मांग करते हुए अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं को तुरंत यह एहसास नहीं हुआ कि पीड़िता नाबालिग है। दूसरी ओर राज्य ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं को मामले में अपने हाथों में लेने की बजाय पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा, ना तो सह आरोपी विजेंद्र सिंह और ना ही लड़की ने किसी भी तरह के यौन संबंधों में शामिल होने की स्वीकार किया है। प्रथम दृष्टया ये स्वीकार करने के अलावा उसने पीटीआई विजेंद्र सिंह के कमरे में जाकर गलती की थी। उन्होंने लड़की पर दबाव नहीं डाला और ना ही उन्होंने कोशिश की। उससे कोई भी स्वीकार रोकते नहीं निकालते। अदालत ने अपने निष्कर्ष में उनकी सजा निलंबित कर दी और अपील के निपटारे तक उन्हें जमानत दे दी। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की 40वीं मंजिल 2 टावरों को तोड़ने के मामले पर नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एटीएफ इंजीनियरिंग दोनों टावरों को तोड़े जाने की कार्रवाई करेगा। इसके बाद कोर्ट ने एडिफिस इंजीनियरिंग के लिए सुपरटेक से अनुबंध जारी करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को आदेश जारी कर ट्विन टावर के निवेशकों को पैसा वापस देने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि 17 जनवरी तक निवेशकों का पैसा वापस नहीं किए जाने की स्थिति में जेल जाना होगा। तो इधर प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सिख फॉर जस्टिस या एफएसजी की ओर से धमकी दी गई है। सिख फॉर जस्टिस की ओर से एक ऑडियो क्लिप भेजकर प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी दी गई है। एसएफजी की तरफ से दी गई धमकी में कहा गया कि उन्हें प्रधानमंत्री या सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। ऑडियो में धमकी देते हुए कहा गया कि सुरक्षा चूक मामले से जुड़े वकीलों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है, सभी खतरे में हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की जगह खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को दी गई धमकी से पहले सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों को भी ये ऑडियो क्लिप भेजा गया था। चलिए इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.